नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा है उसमें छनाई का क्या सिद्धांत है। यहाँ पे आपको शिक्षा में छनाई का सिद्धांत बताना है। अब अगले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, बौद्ध काल में शिक्षा का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध काल में जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में शिक्षा का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में नारी शिक्षा का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में नारी शिक्षा का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक युग है उस समय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। यहाँ पे आपको वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपसंपदा संस्कार का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपसंपदा संस्कार है, यहाँ पे आपको उपसंपदा संस्कार का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत तत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्धा शिक्षा योजना है, यहाँ पे आपको वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोठरी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कोठरी कमीशन है, यहाँ पे आपको कोठरी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है उसकी व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक विकास है उसमें बहुभाषिकता कैसे सहायक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक कक्षा का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक कक्षा है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक कक्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का वर्णन कीजिए। यानी कि जो संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 है, यहाँ पे आपको संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल में गुरु और शिष्य थे उनके मध्य क्या संबंध था, यहाँ पे आपको वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरुकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुरुकुल है, यहाँ पे आपको गुरुकुल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन तथा बौद्धकालीन शिक्षा में क्या समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन शिक्षा थी और जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इन दोनों में क्या समानताएं थी, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन शिक्षा तथा बौद्धकालीन शिक्षा में समानताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध शिक्षा के गुण बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध शिक्षा है उसके क्या गुण हैं, यहाँ पे आपको बौद्ध शिक्षा के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक भारत में क्या योगदान है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम काल की शिक्षा है उसका आधुनिक भारत में क्या योगदान है, यहाँ पे आपको मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक भारत में योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1833 ईस्वी का आज्ञा पत्र की क्या विशेषताएं थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सन 1833 ईस्वी का आज्ञा पत्र थी उसकी क्या विशेषता थी, यहाँ पे आपको 1833 ईस्वी के आज्ञा पत्र की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा पर हंटर आयोग के सुझाव बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यमिक शिक्षा है उस पे हंटर आयोग के क्या सुझाव है, यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा पर हंटर आयोग के सुझाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोखले बिल 1910 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गोखले बिल है 1910 ईस्वी पर, यहाँ पे आपको 1910 ईस्वी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, यानी कि गोखले बिल के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपव्यय और अवरोधन पर कोठरी आयोग के विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अपव्यय
और अवरोधन है, यहाँ पे आपको अपव्यय और अवरोधन पर कोठरी आयोग के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के दोषपूर्ण शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के दोषपूर्ण शिक्षण विधि है, यहाँ पे आपको प्राथमिक विद्यालयों के दोषपूर्ण शिक्षण विधियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिकता क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिकता क्या है, यहाँ पे आपको बहुभाषिकता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान परिस्थितियों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यावसायिक शिक्षा का महत्व है, यहाँ पे आपको वर्तमान परिस्थितियों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एनएसक्यूएफ की भूमिका या दायित्व की समीक्षा कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो एनएसक्यूएफ की भूमिका या दायित्व है, यहाँ पे आपको एनएसक्यूएफ की भूमिका बताना है अथवा उसके दायित्व की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उसकी तुलना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो वैदिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करना है और वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उसकी तुलना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्य चर्चा की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है उस समय मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य बताना है और उसके पाठ्य चर्चा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के संबंध में सैडलर आयोग 1917 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी की संस्तुतियों का उल्लेख करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा के संबंध में सैडलर आयोग है, यहाँ पे आपको सैडलर आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख करना है, यानी कि सैडलर आयोग के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी यानी कि राधा कृष्ण आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है स्पष्ट कीजिए। यानी कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 है, यहाँ पे आपको राधा कृष्ण आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यम शिक्षा में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 की संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यम शिक्षा में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 है उसकी जो भी संस्तुति है, यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 की संस्तुतियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा की दोषपूर्ण परीक्षा क्या है, इसके समाधान हेतु उपाय बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा की दोषपूर्ण परीक्षा है उसके बारे में आपको बताना है कि उच्च शिक्षा की दोषपूर्ण परीक्षा क्या है, उसके बाद आगे आपको इसके समाधान हेतु उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में बताना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।